अमेरिका के वॉशिंगटन स्टेट में माउंट रेनियर नेशनल पार्क 2.5 लाख एकड़ से भी ज़्यादा फैला हुआ इलाका है। यहाँ के जंगल और पहाड़ 12,000 सालों से भी ज़्यादा समय से यहाँ खड़े हैं। माउंट रेनियर, जो कि 14,410 फीट ऊंचा, अमेरिका का सबसे ऊंचा पहाड़ है और सबसे मिस्टीरियस भी। पिछले कई दशकों से वहाँ अजीब चीज़ों की अनगिनत रिपोर्टें आई हैं। परछाइयाँ, आवाज़ें, ऐसे लोग जो वहाँ गए और कभी नहीं लौटे। यहाँ तक कि बर्फ़ में बड़े बड़े पैरों के निशान भी वहाँ मिले। लेकिन मुझे इन चीज़ों पर कभी यकीन नहीं था, जब तक अगस्त 2019 नहीं आया। अब मैं आपको एग्जैक्टली वही सब बताने वाला हूँ जो मैंने वहाँ देखा और महसूस किया। और मैं चाहता हूँ कि आप इसे ध्यान से सुनें, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको भी सोचने पर मजबूर कर देंगी। मेरा नाम ईथन पार्कर है। उस समय मेरी उम्र 27 साल थी। मेरे दो दोस्त रायन और मेगन, हमने सनसेट पॉइंट के पास कैंपिंग करने का प्लान बनाया, जो माउंट रेनियर नेशनल पार्क के सबसे ऊंचे इलाकों में से एक है। हम महीनों से इस ट्रिप की प्लानिंग कर रहे थे और नेशनल पार्क सर्विस द्वारा मेंटेन किए गए एक छोटे से केबिन को बुक किया। ये कोई लग्जरी केबिन नहीं था, बस एक नॉर्मल लकड़ी की झोपड़ी जिसमें एक चूल्हा और बंक बेड थे। एक वीकेंड हॉलीडे के लिए ये जगह परफेक्ट थी। हम लोग ट्रैकिंग करते हुए करीब शाम 5 बजे वहाँ पहुँचे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। हमने सामान उतारा, केबिन के बाहर एक छोटा सा कैंप फायर जलाया और बातें करते हुए माउंट रेनियर की चोटियों पर बादलों को देखते रहे। लेकिन जैसे ही रात आई, कुछ अलग सा महसूस होने लगा। जंगल की नॉर्मल आवाज़ें, जैसे झिंगुरों की आवाज़, हवा में हिलते पाइन के पेड़ और दूर कहीं झरने की आवाज़, ये सब हमें सुकून दे रहा था। लेकिन इन सब के बावजूद ऐसा लग रहा था जैसे ये जंगल हमसे कुछ छुपा रहा हो। फिर रात लगभग 10:30 बजे मैं अपने बेड पर लेटा हुआ था। तभी मैंने उसे सुना, केबिन के दीवार से हल्की, बार बार होती खटखट की आवाज़। मैं थोड़ा डर गया। रायन और मेगन अंदर थे, कार्ड गेम खेल रहे थे और हंस रहे थे। क्या तुम्हें यह आवाज़ सुनाई दी? मैंने धीरे से उनसे पूछा, लेकिन वो अपने कार्ड गेम और हंसी मजाक में इतने मगन थे कि उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दिया। फिर बाहर केबिन के पोर्च पर कुछ खिसकने की आवाज़ आई, धीमी, कोई भारी चीज़। मेरा पहला ख्याल था शायद कोई भालू होगा, लेकिन फिर भी मन में कोई अजीब सा डर था। मैं टॉर्च लेकर बाहर गया। टॉर्च की रोशनी घने अंधेरे में फैल रही थी। ऊंचे पाइन के पेड़ों पर अजीब परछाइयां बना रही थी। और फिर मैंने देखा, मिट्टी में पैरों के निशान। केबिन के सीढ़ियों के पास, बहुत बड़े, बहुत लंबे। मैंने अपना टॉर्च उन पैरों के निशान के बगल में रखा और नापने की कोशिश किया, और मैं दावे से कह सकता हूँ वो निशान करीब 16 इंच लंबे और 8 इंच चौड़े थे। फिर मैंने अपने दोस्तों को बाहर बुलाया, ये कहते हुए कि कोई चीज़ हमारे केबिन के बाहर है। शुरुआत में वो हंस पड़े, कोई भालू होगा ये कहकर। लेकिन फिर खरोंचने की आवाज़ें शुरू हुई। केबिन के ऊपर से छत पर भारी और एक गरजती दहाड़ आई। ऐसा लग रहा था वो जो भी है वो हमें अपनी मौजूदगी जाहिर करना चाहता था। मैंने कांपते हाथों से टॉर्च ऊपर की तरफ घुमाया और फिर हम तीनों ने उसे देखा। केबिन के छत पर एक बहुत बड़ा बिगफुट था। वो कम से कम 10 फुट लंबा था। चौड़े कंधे, घने बालों से ढका हुआ उसका शरीर। जैसे ही मेरे टॉर्च की रोशनी उसकी आंखों में पड़ी, उसकी आंखें लाल चमक उठी। उसे देख के मैं अपने जगह पर जम गया था। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगा जैसे किसी भी पल सीने से बाहर आ जाएगा।
फिर रायन और मेगन मुझे केबिन के अंदर ले जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। हमने केबिन के अंदर की सारी लाइट्स बंद कर दी और एकदम चुपचाप होकर अंधेरे में बैठ गए। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए और उस डर को महसूस करिए जो हमने उस रात किया, क्योंकि डर ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ता है। हम तीनों खुद को केबिन के अंदर बंद करके बैठे थे। पहले केबिन के छत पर खरोंचने की आवाज़ों के साथ 2 बार कूदने की आवाज़ आई। वो बिगफुट इतना बड़ा और भारी था कि उसके कूदने की वजह से पूरा केबिन हिल गया। फिर लगातार भारी कदमों की आवाज़, जैसे वो हमारे केबिन के चारों तरफ घूम रहा हो। फिर अचानक वो चलने की आवाज़ें रुक गई और वो बिगफुट हमारे केबिन के चारों तरफ अपने पंजों से खरोंच रहा था, जैसे वो अंदर आने के लिए केबिन का वीक पॉइंट ढूंढ रहा था। फिर वो गुस्से से गरजा, शायद हमें चेतावनी दे रहा था या हमें बाहर आने के लिए चैलेंज कर रहा था। हर आवाज़, हर हरकत पहले से ज़्यादा डरावनी थी। हमारे रोंगटे खड़े हो गए, हम तीनों की सांसें थम गई। फिर वो केबिन के खिड़की के पास आया और अंदर झांकने लगा। मुझे नहीं पता कि उसे अंधेरे में दिखाई दे रहा था या नहीं, लेकिन मैं उसकी आंखों को देख सकता था। वो सीधा हमारी तरफ ही देख रहा था। हम तीनों केबिन के अंदर अंधेरे में चुपचाप बैठे खिड़की के बाहर उस बिगफुट को साफ देख सकते थे। तभी मैगन को अचानक पैनिक अटैक्स आना शुरू हो गए। उसने चिल्लाना चाहा, लेकिन मैंने उसका मुंह अपने हाथ से बंद करते हुए उसके कान में धीरे से कहा, एक भी आवाज़ मत करना। फिर रायन ने अपना फ़ोन निकाला फॉरेस्ट ऑफिस से मदद बुलाने के लिए, लेकिन वहाँ कोई भी मोबाइल सिग्नल नहीं था। अब हम उस बिगफुट के दया पर थे। हम सुन सकते थे, महसूस कर सकते थे उसके भारी कदमों की आवाज़ और बार बार केबिन की दीवार पर खरोंचने की आवाज़ें। मेगन इतना डर बर्दाश्त नहीं कर सकी और बेहोश हो गई। पूरी रात वो बिगफुट हमारे केबिन के आसपास घूमता रहा और बीच बीच में केबिन के खिड़की से अंदर झांकता रहा। अब आप ही अंदाज़ा लगाइए, बिगफुट और हमारे बीच बस केबिन की दीवार थी। मौत हमसे बस कुछ मीटर दूर। आप इस सिचुएशन में होते तो क्या करते? हम रात भर उस दहशत के साए में अपनी मौत का इंतज़ार करते रहे। हर बीता हुआ पल सदियों जैसा लग रहा था। फिर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वो आवाज़ें बंद हो गई, लेकिन हम में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि बाहर या खिड़की के पास जाकर चेक करें। फिर कुछ घंटे बीते। अब बाहर पूरी तरह सूरज की रोशनी फैल चुकी थी। फिर मैंने हिम्मत करके पहले खिड़की से बाहर देखा, फिर धीरे से केबिन का दरवाज़ा खोला और बाहर झांका। वो बिगफुट अब वहाँ नहीं था। मैंने अपने दोस्तों को इशारा किया और हम अपना सारा सामान वहीं केबिन में छोड़कर वहाँ से भाग गए और फिर कभी किसी जंगल में नहीं गए। जिन रिपोर्ट्स को मैंने नज़रअंदाज किया, जिनका मैंने इस जंगल में आने से पहले मजाक उड़ाया था, अब मैं खुद उसका गवाह बन गया था। लेकिन एक सवाल है जो मैं रोज़ खुद से पूछता हूँ, क्या होता अगर वो बिगफुट सुबह होते ही वहाँ से नहीं गया होता? शायद ये किस्सा आपको बताने के लिए मैं आज जिंदा नहीं होता। और यही वो हिस्सा है जो मुझे आज भी डराता है। अमेरिका का ओरेगॉन हमेशा से अपने अनंत जंगलों के लिए जाना जाता है। 2.5 करोड़ एकड़ से भी ज़्यादा जंगल, जो पूरे राज्य का आधा हिस्सा है। टिलमुक के धुंधले किनारों से लेकर माउंट हुड के गहरे जंगलों तक ऐसे इलाके हैं जहां आप 50 मील तक गाड़ी चला सकते हैं और कोई भी इंसान दिखाई नहीं देगा।
कुछ लोग इसे खूबसूरत कहते हैं, लेकिन कुछ लोग, वो लोग जिन्होंने वहाँ अकेली रातें बिताई हैं, इसे कुछ और कहते हैं। एक ऐसा जंगल जो अपने आप में जिंदा चीज लगता है, और भूतिया भी। मेरा नाम जेसन स्मिथ है और मैं एक लैंड सर्वे कॉन्ट्रैक्टर हूँ। ये सब 18 नवंबर 2021 को हुआ था। मैं टिमोथी लेक के पास एक हफ्ते का काम पूरा कर रहा था। पाइपलाइन स्टडी के लिए मिट्टी के सैंपल दर्ज कर रहा था। जब तक मैंने सारा सामान ट्रक में रखा, रात के करीब 11 बज चुके थे। थोड़ी देर पहले बर्फ गिरी थी, हल्की पतली परत, जो अब भी ऊंचे पेड़ों की डालियों पर अटकी हुई थी। आसमान बिल्कुल साफ था, जैसे ठंड के मौसम की पहली रात में होता है। फिर मैंने घर वापस जाने के लिए फॉरेस्ट रोड 46 लेने का फैसला किया। एक पुराना रास्ता जो माउंट हुड नेशनल फॉरेस्ट से होकर गुजरता है। करीब 60 मील लंबा रास्ता, पूरा अंधेरा, ना कोई स्ट्रीट लाइट, ना मोबाइल नेटवर्क, ना कोई बस्ती, बस पेड़, अंधेरा और गाड़ी की हेडलाइट से बनती परछाइयाँ। मुझे याद है उस वक्त सब कुछ कितना शांत था। ऐसी शांति जिसमें कानों में हल्की सी घंटी महसूस होती है। जंगल में मेरे आसपास बिल्कुल सन्नाटा था, बहुत ज़्यादा सुनसान। रोड 46 पर चलते हुए करीब 20 मिनट बाद मैंने उसे देखा। एक मुड़ा हुआ रोड साइन जो अंदाज़न 45 डिग्री के कोण पर झुका हुआ था। उसका लोहे का पोल कटा नहीं था, बस जैसे किसी ने उसे जानबूझकर मोड़ दिया हो। उसके आसपास ना टायर के निशान, ना कोई टूटे हुए पेड़ का मलबा था। बस नीचे बर्फ में गहरे साफ पैरों के निशान थे, बड़े, चौड़े और एक दूसरे से करीब 4 फीट की दूरी पर। पहले तो मुझे लगा कि यह शायद किसी की शरारत है, लेकिन जब मैंने उन पैरों के निशानों को ध्यान से देखा तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। पैरों के निशानों के नीचे बर्फ बस दबी नहीं थी, बल्कि उसके नीचे जमी हुई मिट्टी तक पूरी तरह कुचली हुई थी। मैं टॉर्च लेकर बाहर निकला। -1 डिग्री की ठंड में मेरी सांस तुरंत हवा में धुआं बनकर उड़ गई। और तभी मैंने सुना, मेरे दाएं तरफ कहीं कुछ टूटने की आवाज़। कोई छोटी मोटी टहनी नहीं, एक किसी बड़े पेड़ की मोटी शाखा। इसके बाद जंगल अचानक शांत हो गया, यहाँ तक कि हवा भी रुक गई। मैंने टॉर्च की रोशनी पेड़ों पर घुमाई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। चारों तरफ बस बर्फ, पेड़ और अंधेरा था। और फिर बस एक पल के लिए मैंने देखा, अंधेरे के बीच 2 चमकती आंखें जो सीधे मुझे देख रही थी। वो आंखें बस एक बार झपकी, धीरे से। मुझे लगा कोई जानवर है, क्योंकि अंधेरे में उनकी ही आंखें ऐसी चमकती हैं। मैं ये समझ नहीं पाया कि वो कितनी दूर थीं, लेकिन उन आंखों की ऊंचाई से मुझे अंदाज़ा हुआ वो कम से कम एक बास्केटबॉल के रिंग जितने ऊंचाई पर थे। यह अंदाज़ा लगते ही डर के मारे मेरी हड्डियां तक कांप गई। मैं धीरे से बड़बड़ाया, ठीक है, मैं यहाँ नहीं रुक रहा, मैं जा रहा हूँ। और जैसे ही मैं अपने ट्रक की तरफ मुड़ा, मुझे एहसास हुआ कि मैं सड़क से कुछ ज़्यादा ही दूर चला आया हूँ, शायद 40 फीट दूर। ज़मीन पर बर्फ़ बिल्कुल ताज़ा थी, सिवाय मेरे पैरों के निशानों के और एक और जोड़ी पैरों के निशानों के जो मेरे ट्रक के पीछे से आ रहे थे। मेरे पैरों के निशानों के साथ साथ मैं तुरंत अपने ट्रक की तरफ भागा, पूरी ताकत से। मेरे पीछे पेड़ों के बीच कुछ मेरे साथ साथ चल रहा था, भारी कदमों के साथ। फिर जैसे ही मैंने ट्रक का दरवाज़ा बंद किया, मुझे साफ सुनाई दिया एक गहरी, भारी सी आवाज़। कोई गरज नहीं, बल्कि जैसे किसी बहुत बड़े फेफड़े से हवा निकल रही हो। 2 बार चाबी घुमाने के बाद फिर इंजन चालू हुआ। गाड़ी की हेडलाइट जली और सामने
बिल्कुल सड़क के बीचों बीच वो चीज़ खड़ी थी। वो पूरी तरह रोशनी में नहीं था, लेकिन जो भी दिखा वो काफ़ी था। एक ऊंची आकृति, कम से कम 10 फुट लंबी, भालू जैसे बालों से ढका हुआ उसका शरीर, और उसके हाथ असामान्य रूप से लंबे थे, लगभग उसके घुटनों तक लटकते हुए। और उसकी वो गंध गाड़ी की खिड़कियां बंद होने के बावजूद भी आई, सड़ी हुई मिट्टी और गीले फर की, जैसे बारिश में पड़ा हुआ कोई मरा हुआ जानवर हो। करीब 10 सेकंड तक हम बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और मुझे अच्छे से याद है, वो सिर्फ 2 कदमों में 10 मीटर की दूरी पार करके पेड़ों के बीच गायब हो गया। मैंने तुरंत गाड़ी वहां से भगाई और ड्राइव करता रहा जब तक क्लेमार्क्स लेक कैंप ग्राउंड का साइन बोर्ड नहीं दिखा। मैंने वहां गाड़ी मोड़ी और कैंप ग्राउंड के पार्किंग में गाड़ी पार्क कर दिया। मैं सीट पर बैठा रहा, तेज तेज सांसें ले रहा था, खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि शायद ओवर टाइम और वर्क स्ट्रेस की वजह से मुझे हैलुसिनेशन हो रहा है। तभी वो आवाज़ आई, 3 बार ठोकने की आवाज़ें, ट्रक के पीछे की बॉडी पर, ठक ठक ठक। मैंने पलट कर देखा, कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरे में पेड़ों की लाइन और गिरती हुई बर्फ। मैं आसपास देख ही रहा था कि कोई वॉचमैन होगा। फिर जंगल के अंदर से दूर बहुत हल्की सी आवाज़, 2 बार और ठोकने की आवाज़ आई, और वो आवाज़ इतनी भारी थी कि हवा में गूंज रही थी। अगर आपने कभी बिगफुट की कहानियाँ पढ़ी हैं तो आप जानते होंगे वुड नॉक्स के बारे में। कहा जाता है ये वुड नॉक्स उनके कम्युनिकेशन का एक तरीका है, लेकिन जब मैंने खुद वो सुना, वो किसी बातचीत जैसी नहीं लगी, वो एक चेतावनी जैसी लगी। उस रात मैं सो नहीं पाया और सुबह होते ही रिपल ब्रुक के पास वाले रेंजर स्टेशन पहुंचा और वहां जाकर उन्हें सब कुछ बता दिया। फिर 2 रेंजर, हैंडरसन और मार्केज, दोपहर के आसपास मेरे साथ उस जगह लौटे। तब तक बर्फ थोड़ी पिघल चुकी थी और ज़मीन पर फिर से निशान दिख रहे थे, कुछ इंसानी और कुछ नहीं। हर निशान करीब 18 इंच लंबा था और ऐसे दर्जनों निशान थे, मेरे ट्रक के रुकने की जगह के चारों ओर बने हुए। रेंजर मार्केज ने उन पैरों के निशानों के बीच की दूरी नापी और धीरे से कहा, 4 फीट 2 इंच। रेंजर हैंडरसन चुप रहा, बस मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, तुम पहले नहीं हो। मैंने पूछा, क्या मतलब? वो कुछ पल रुका, फिर बोला, पिछली सर्दियों में 2 शिकारियों ने भी रेडियो पर कुछ ऐसा ही बताया था, माइल मार्कर 42 के पास। उनका कैंप फटा हुआ मिला था और वो 2 शिकारी कभी नहीं मिले। फिर उस रात जब मैं शहर वापस पहुंचा तो दिमाग बार बार उसी बात पर अटका था। वो आंखें, वो ठोकने की आवाज़ें, वो एहसास कि उसने मुझे जाने क्यों दिया। मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया जो पोर्टलैंड स्टेट की वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में काम करता था। मैंने उसे उन पैरों के निशानों के बारे में बताया तो वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम जो कह रहे हो वो सच है तो वो चीज़ कम से कम 700 पाउंड वज़न की होगी, लेकिन यहाँ उस साइज़ की कोई चीज़ सीधे खड़े होकर 2 पैरों पर नहीं चलती। फिर उसने बात ख़त्म करते हुए हंसने की कोशिश की, पर उसकी हंसी ज़्यादा डरी हुई लगी, जैसे वो खुद को समझा रहा हो और मुझे भी। फिर फरवरी 2022 मैं फिर उसी सड़क पर था, सर्वे का सामान पहुंचाने के लिए। मैंने खुद को यकीन दिला दिया था कि वो सब खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही मैं माइल मार्कर 42 के पास पहुंचा, गाड़ी के हेडलाइट में मैंने देखा, पेड़ों के बीच कुछ था, एक नीले टेंट का टुकड़ा, फटा हुआ, बर्फ में जमा हुआ। उसमें एक कैंपिंग स्टोव का हिस्सा उलझा हुआ था और नीचे एक बटुआ पड़ा था।
बाद में जब मैंने उस बटुए को चेक किया तो उसमें एक ड्राइविंग लाइसेंस मिला। वो लाइसेंस उन्हीं गुमशुदा शिकारियों में से एक का था जिनका जिक्र रेंजर हैंडरसन ने किया था, और उसके नीचे बर्फ में आधा दबा हुआ एक फुटप्रिंट था, गहरा, बर्फ में धंसा हुआ। मैंने इसकी जानकारी उन दो रेंजर्स को दी और वो आए, अपनी रिपोर्ट्स बनाए और मुझे इस रास्ते पर संभल कर चलने के लिए कहकर चले गए। मैं उनके चेहरे पढ़ सकता था, वो बहुत कुछ जानते थे पर मुझे बता नहीं रहे थे। उसके बाद से मैंने कभी उस सड़क पर रात में ड्राइव नहीं किया। ओरेगॉन के जंगल सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं जाने जाते, बल्कि उस खूबसूरती के बीच कुछ ऐसा है जिसका सामना मैं कर चुका हूँ। और अगर आप माउंट हुड नेशनल फॉरेस्ट में आधी रात के बाद कभी ड्राइव करें, अपनी हेडलाइट्स हमेशा चालू रखें, दरवाज़ा लॉक रखें और किसी भी हालत में अपनी गाड़ी से नीचे मत उतरना। मिसौरी का पुलॉस्की काउंटी हमेशा शांत रहता है। ऊंची लंबी पहाड़ियाँ, घने जंगल और मीलों तक फैले हुए खेत। यहाँ ज़्यादातर रातें आपको सिर्फ हवा की सरसराहट या कभी कभी उल्लू की हूट सुनाई देती है, लेकिन कुछ रातों में इस शांति के बीच कुछ ऐसा छुपा होता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं लोगन कार्टर हूँ, उम्र 19 साल। मेरा परिवार पुलॉस्की काउंटी में पिछले कई जनरेशन से खेती करते आए हैं और ये कहानी है अक्टूबर 2019 की, जो मेरे और मेरे फैमिली के साथ हुई। मेरे ज़िंदगी का वो एक महीना जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। सब कुछ धीरे धीरे शुरू हुआ। एक सुबह मैं अपनी गायों की गिनती कर रहा था। 3 गायें गायब थीं। पहले तो मैंने सोचा कायोटे हो सकता है, लेकिन सबूत कुछ और ही कह रहे थे। बाड़े पूरी तरह सुरक्षित थे, ना कोई टूटे तार, ना कोई टूटा हुआ गेट। और कुछ गायों की बॉडीज मिली, वो आधी खाई हुई थी और उनके शरीर पर गहरे निशान थे, और आसपास कीचड़ में बड़े पैरों के निशान, 20 इंच लंबे, किसी भी भालू से बहुत बड़े। ये सब देखकर मैं अपने पड़ोसी टॉम हेंडरसन को बुलाया, जो पुलॉस्की काउंटी में पिछले कई दशकों से किसान है। उसने उन बड़े पैरों के निशानों को ध्यान से देखा और फिर धीरे से कहा, बिगफुट। कुछ लोग मानेंगे नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ ये निशान उसी के हैं। मैं घबराहट में हंसा। बिगफुट हमारे फार्म पर। मैं इसे नकारना चाहता था, लेकिन टॉम का चेहरा गंभीर था। फिर 2 रातों बाद मैं अपने गौशाला में रुका, गायों पर नज़र रखने के लिए। फिर रात लगभग 11:15 बजे मैंने महसूस किया कि माहौल कुछ बदल गया है। हवा में एक अजीब सा भारीपन और डर महसूस होने लगा। फिर मैंने सुना धीमे धीमे कदमों की आहट, जो हमारे गौशाला के चारों तरफ घूम रहा था, जैसे कोई शिकारी हमला करने से पहले आसपास के सन्नाटे को परख रहा हो। फिर एक गहरी सांस की आवाज़ आई, किसी जानवर जैसी नहीं, बल्कि किसी इंसान जैसी, लेकिन बहुत ज़्यादा भारी आवाज़, जैसे किसी बड़े स्पीकर से आती है। मेरा कुत्ता कैस्पर, जो आमतौर पर शांत रहता है, उसके कान खड़े हो गए और वो इधर उधर देखकर गुर्राने लगा। मैंने सोचा, जो भी मेरी गायों का शिकार कर रहा है, आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन फिर गौशाला की खिड़की से मैंने पीली आंखें देखी, चांद की रोशनी में चमकती हुई, जो सीधे मेरी तरफ देख रही थी, बिना पलकें झपके। उस रात मैं सो नहीं सका। फिर 5वीं रात तक वो प्राणी और भी निडर हो गया। मैंने अपना कैमरा और टॉर्च लिया और गौशाला पर नज़र रखने के लिए
पेड़ पर बने ट्री हाउस में छिप गया। फिर रात लगभग 11:30 बजे वो दिखाई दिया। वो बहुत बड़ा था, 8 फीट से ज़्यादा ऊंचा, काले बालों से भरा हुआ। वो अपना हर कदम चुपचाप और समझदारी से रख रहा था। वो सीधे गायों के पास आया। फिर अपने सिर्फ एक हाथ से उसने एक गाय उठा ली और उसे पेड़ों की तरफ ले गया। उसकी ताकत देखकर मैं भौंचक्का रह गया। अपने ट्री हाउस में छुपा उसे देख ही रहा था जब उसने मुझसे आंखें मिलाई। पीली चमकती आंखों में हैवानियत के साथ साथ समझदारी भी थी, जो किसी आम जंगली जानवर में नहीं होती। मैं महसूस कर सकता था वो जानवर तो था, लेकिन उसमें इंसानों जैसी समझ थी। जब मेरी आंखें उससे मिली तो मैं डर के मारे अपने पैंट में ही सुसु कर दिया और घबराहट में पीछे हटते हुए ट्री हाउस से नीचे गिर पड़ा। फिर उसने एक गहरी, बादल के गरजने जैसी आवाज़ निकाली। न गुस्सा, न चेतावनी, बस जैसे वो कहना चाहता हो कि वो जानता है कि मैं यहाँ हूँ। फिर वो गाय को लेकर जंगल में गायब हो गया। फिर अगले कुछ हफ्तों तक उसके हमले और बढ़ गए। गायें लगातार गायब होती रहीं और जो मिली उनकी बॉडी पूरी तरह से चीर फाड़ की हुई थी। वो बड़े बड़े फुटप्रिंट्स अब हमारे फार्म के चारों तरफ दिखने लगे। आसपास के बड़े बड़े पेड़ ऐसे टूटे हुए मिले जैसे उन्हें किसी बड़े मशीन से सीधा ज़मीन से खींच कर उखाड़ा गया हो। मेरा कुत्ता कैस्पर भी अब घर से बाहर जाना बंद कर दिया। मैं अब एक लोडेड शॉटगन लेकर बिस्तर पर सोने लगा, लेकिन जो मैंने देखा था उससे मुझे लग रहा था कि ये शॉटगन भी मेरी रक्षा नहीं कर सकता। मैंने और मेरे परिवार ने रातों में उसकी आवाज़ें सुनी। वो गुर्राता हुआ गायों के बाड़े में आता जैसे वो ही उसका मालिक हो। उसके अगली रात वो फिर आया। लगभग आधी रात को मैंने बड़े बड़े पेड़ों के गिरने की भारी आवाज़ें सुनी अपने घर के पास। मैंने अपने कमरे की खिड़की से झांका और देखा गाय के बाड़े की लाइन के पास वही विशाल परछाई चल रही थी। फिर वो रुक गया और सीधा खड़ा हो गया, 8 फीट से ज़्यादा ऊंचा। उसकी चमकती आंखें सीधे मेरी खिड़की पर टिकी हुई थी, मुझे देखते हुए। मैं डर से वहीं जम गया। दिमाग चिल्ला रहा था, छिप जा, भाग जा, लेकिन मेरा शरीर सुन नहीं रहा था। फिर उसने एक बड़े से पेड़ का एक तना पकड़कर ज़मीन से उखाड़ा और पटक दिया और वो पेड़ बीच में से आधा टूट गया। मेरा कुत्ता डर से बिस्तर के नीचे छिप गया और बस बिगफुट अंधेरे में गायब हो गया। उस रात मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बिगफुट को हमला करने की ज़रूरत नहीं थी। वो बस चाहता था कि हम उससे डरें। इस बिगफुट की ताकत और बुद्धिमानी का एहसास हमें तब हुआ जब हमारे पड़ोसी किसान टॉम हेंडरसन ने अपने कीमती सांड के गायब होने की रिपोर्ट दी। फुटप्रिंट्स उसके खेत से होकर हमारे खेत तक आए, लेकिन जंगल में गायब हो गए। फिर हमने रात में पहरा देना शुरू किया, शिफ्ट में सोते रहे और अपने खेतों पर नज़र रखते रहे। हर आवाज़, हर टूटती टहनियाँ, दूर पेड़ों की आवाज़ हमारे दिल की धड़कन तेज कर देती। जो कुछ भी बाहर था वो सिर्फ जानवर नहीं था, वो कोई बहुत ही इंटेलिजेंट प्राणी था। फिर एक रात मैंने और मेरे भाई ने जंगल में उसके फुटप्रिंट्स का पीछा करने की कोशिश की, शॉटगन के साथ। रात लगभग 11 बजे हमने अंधेरे में एक हलचल देखी। एक विशाल मटमैला प्राणी पेड़ों के बीच चल रहा था। आसपास सिवाय पत्तों के क्रंच के आवाज़ के सब कुछ शांत था। एक भी झिंगुरों की आवाज़ नहीं थी, जैसे जंगल भी डर से सहम गया हो। और फिर वो रुक गया, सिर मेरी तरफ घुमाया और एक तेज़ चीख निकाली, इतनी तेज़ कि मेरे और मेरे भाई के कान में घंटियां बजने लगी।
फिर हम पीछे की ओर लड़खड़ाए और भागे, लेकिन उसने हमारा पीछा नहीं किया, बस चुपचाप देखता रहा। हम दोनों भाई घर पहुंचकर दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिए, ये सोचते हुए कि कहीं वो हमारे पीछे यहाँ तक ना आ जाए, लेकिन वो नहीं आया। फिर नवंबर के पहले हफ्ते तक हमले अचानक बंद हो गए। हमने अपनी गायों को हमारे दूसरे प्रॉपर्टी में शिफ्ट कर दिया, लेकिन नुकसान हो चुका था। कई गायें गायब हो गई थी और कई के शरीर बुरी तरह घायल थे, और वो विशाल फुटप्रिंट्स मिट्टी में हफ्तों तक दबे रहे। हमने पुलिस और फॉरेस्ट ऑफिस में कई बार इसकी कंप्लेंट्स की। उन्होंने फुटप्रिंट्स का इन्वेस्टिगेशन किया और कहा, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। कुछ लोग बिग फुट पर यकीन करते हैं और कुछ कहते हैं यह अंधविश्वास है। उन्होंने बस हमें रात में घर के अंदर रहने की हिदायत दी और कुछ नहीं कहा। ये कोई कहानी नहीं है। मिजौरी का बिग फुट असलियत में है। मेरा पड़ोसी टॉम हेंडरसन और मेरा परिवार इस चीज़ के गवाह हैं। और एक बात और बता दूं आपको, अगर बिगफुट ने यह तय कर लिया है कि आपका खेत या आप उसके लिए शिकार लायक हैं, तो आप कभी नहीं देख पाएंगे कि वो कब आपके करीब आ गया है, जब तक बहुत देर ना हो जाए। ग्रेट स्मोकी माउंटेन नेशनल पार्क 5,22,000 एकड़ से भी ज़्यादा फैला हुआ है। धुंध से ढकी पहाड़ों की चोटियाँ, घने जंगल और बहती नदियों की ऐसी गूंज जो आपको अपने हकीकत पर शक करा देती है। अक्टूबर 2022 में मैं और मेरी डॉक्यूमेंट्री टीम इन पहाड़ों में गए थे, कैमरे और ऑडियो रिकॉर्डर के साथ। हम सोच रहे थे कि हम रात में घूमने वाले दुर्लभ जानवरों की फुटेज लेंगे, लेकिन जो हमने वहाँ पाया वो कुछ और था। बहुत डरावना, समझदार और जानलेवा। मैं सैम स्मिथ हूँ और ये है वो सच्ची घटना जो मेरे और मेरी टीम के साथ वहाँ हुई। हम दोपहर के करीब 4 बजे रोरिंग फोक ट्रेल के पास पहुँचे। जंगल घना था, हवा भारी, शांत, लेकिन उस शांति में एक अजीब भारीपन था, जैसे सब कुछ ज़बरदस्ती शांत किया गया हो। रात तक हमने ट्रेल के किनारे कैमरे लगाए और कुछ खाली जगहों पर ऑडियो रिकॉर्डर रखे। लगभग रात के 11:30 बजे एक रिकॉर्डर ने पहली आवाज़ पकड़ी, एक गहरी, गरजने जैसी आवाज़, इतनी भारी कि किसी ब्लैक बियर की नहीं हो सकती थी। और फिर एक साफ इंसानी आवाज़ अंग्रेजी में फुसफुसाती हुई, रन। हमने सोचा शायद कोई हाइकर मजाक कर रहा है या सिग्नल में कोई गड़बड़ी है। मैं हंसा भी, लेकिन उस हंसी में डर छुपा था, क्योंकि उस आवाज़ में कुछ ऐसा था जो इंसानों जैसा नहीं लगा। अगली सुबह हम जंगल में और आगे गए। रास्ते में टूटी हुई शाखाएं और मिट्टी में गहरे निशान ये दिखा रहे थे कि रात में वहाँ से कोई ऐसा गुजरा था जो इंसान से कहीं ज़्यादा बड़ा था। पैरों के निशान 18 से 20 इंच लंबे थे, 5 उंगलियां और नुकीले पंजों के साथ। कुछ निशान हमारे कैंप तक आए और फिर अचानक गायब हो गए। और कैमरों में जो रिकॉर्ड हुआ वो और भी अजीब था। ऐसी परछाइयाँ जो किसी पेड़ से मेल नहीं खाती थी, और कुछ तेज़ हलचलें जो जूम करके देखने पर गायब हो जाती थी। दिन का उजाला होने के बावजूद मन में बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो और जंगल खुद हमारी बात सुन रहा हो। हमने रात के जानवरों की आवाज़ें रिकॉर्ड करने के लिए कई ऑडियो रिकॉर्डर लगाए, लेकिन उस रात हर रिकॉर्डर ने कुछ अजीब रिकॉर्ड किया। शाखाएं टूटने की आवाज़, लेकिन एक पैटर्न में, जैसे कोई कोड मैसेज भेज रहा हो। फिर गहरी सांसों की आवाज़, भारी आवाज़
जो एक माइक्रोफोन से होकर दूसरे तक चलती रहीं, जैसे कोई हमें घेर रहा हो। और फिर वही आवाज़, धीमी, गरजती हुई, फुसफुसाती सी, रन, रन, रन। ऐसे टोन में जो चेतावनी भी थी और धमकी भी। फिर जब मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनी तो मेरे हाथ कांपने लगे। हम किसी जंगली जानवर से नहीं, बल्कि किसी इंटेलिजेंट क्रिएचर से सामना कर रहे थे। उसी रात के करीब 1:45 बाकी टीम मेंबर सो रहे थे और मैं ऑडियो फीड्स मॉनिटर कर रहा था। तभी टेंट के बाहर से आवाज़ आई, भारी कदमों की आवाज़, सूखे पत्तों पर दबाव डालते हुए, हमारे कैंप के चारों तरफ घूमते हुए। फिर एक गहरी गरजने जैसी आवाज़ और उसके बाद वही शब्द, रन, बिल्कुल हमारे टेंट के पास से। मैंने धीरे से टेंट का जिप खोला और टॉर्च की रोशनी में बाहर देखने लगा और धुंध के बीच मैंने उसे खड़ा देखा। वो बहुत विशाल था, 8 फीट से भी ज़्यादा ऊंचा, काले उलझे बाल और चमकती पीली आंखें सीधे मेरी ओर देखती हुई। वो कुछ मिनटों तक वहीं खड़ा रहा, फिर बिना आवाज़ किए धीरे धीरे धुंध में गायब हो गया। उस पल मुझे पूरा यकीन हो गया हम वहां सुरक्षित नहीं थे। फिर अगले दिन हम जंगल के और अंदर गहराई में चले गए, ये सोचकर कि या तो उस चीज़ से आगे निकल जाएंगे या उसकी कुछ साफ फुटेज मिल जाएगी। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो प्राणी हमारे सिग्नल्स को ट्रैक कर रहा हो। हमारे कैमरे या तो बंद हो जाते या अपनी जगह से हिले हुए मिलते, जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर रिपोजिशन किया हो। ऑडियो रिकॉर्डर्स पर हमारी ही आवाज़ें रिकॉर्ड थीं, पर डिस्टॉर्टेड, बिगड़ी हुई, कभी गरज या कदमों की आवाज़ों के साथ मिली जुली, जिन आवाज़ों को हमने लाइव ऑडियो फीड में नहीं सुना था। एक रिकॉर्डर ने तो खुद के उठाए जाने, घसीटे जाने और गिराए जाने की आवाज़ें रिकॉर्ड की, और फिर किसी की धीमी सी फुसफुसाहट आई, रन। अब सब कुछ साफ था। वो चीज़ हमें सीख रहा था, हमारे पैटर्न देख रहा था और हमें आवाज़ और नज़र दोनों से शिकार कर रहा था। फिर उस रात के करीब 2 बजे अचानक हमारे टेंट के पास हलचल मच गई। भारी कदमों की आवाज़ें, टूटती शाखाएं और गहरी डरावनी गरजने की आवाज़ें चारों तरफ से हमें घेरने लगी। हमारी टीम की एक सदस्य लीसा चीख पड़ी, क्योंकि पेड़ की लाइन पर वो आकृति साफ दिख रही थी। 8 फीट से ज़्यादा ऊंचा, चमकती आंखें और उसके लंबे भारी हाथ जैसे पेड़ों के तने जितने मोटे थे। उसने हम पर सीधा हमला नहीं किया, लेकिन डर ऐसा फैलाया कि हम अपना सारा सामान छोड़कर अंधाधुन वहां से भागे। हमारे पीछे जंगल जैसे जिंदा हो गया था। पेड़ अजीब तरह से लगने लगे, शाखाएं टूट रही थी, पत्ते बिखर रहे थे, मानो वो प्राणी खुद जंगल को हमारे पीछे बदल रहा हो। कई घंटों बाद भागते भागते हम किसी तरह मेन सड़क तक पहुंचे, थके हुए, डरे हुए और लगभग टूटे हुए। हमने अपने $1,00,000 के सारे इक्विपमेंट्स, कैमरे, ऑडियो रिकॉर्डर्स, सब कुछ पीछे वहीं जंगल में छोड़ आए। हमारे पास उस प्राणी का कोई सीधा सबूत नहीं था, सिवाय जो हमने देखा और महसूस किया था। हमने फॉरेस्ट अधिकारियों को इसके बारे में बताया। फिर उन्होंने एक टीम हमारे साथ उस लोकेशन पर भेजा। वहां पहुंचकर हमने देखा हमारे कैमरे, ऑडियो रिकॉर्डर्स और कैंपिंग का सामान सब कुछ टूटा फूटा पड़ा था, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो प्राणी अपने होने का सबूत नहीं देना चाहता था। हमने अपने साथ आए फॉरेस्ट ऑफिसर्स की टीम से इस प्राणी के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने बहाने बनाते हुए हमारी बात टाल दी, जिससे मुझे पक्का यकीन हो गया
कि उन्हें इस प्राणी के बारे में ज़रूर पता है। उन्होंने हमें बस एक नॉर्मल चेतावनी दी, उस हिस्से में दोबारा मत जाना, और कुछ नहीं कहा। अपने साथ हुए एक्सपीरियंस से मैं एक बात आपको बता सकता हूँ। बिगफुट सिर्फ जंगलों में भटकती कोई कहानी नहीं है। वो इंटेलिजेंट और जानलेवा प्राणी है, और उसे खुद को छुपाना अच्छी तरह से आता है। वो किसी भी इंसान का पीछा कर सकता है जो उसकी हद में कदम रखे। और अगर अंधेरे में कोई आवाज़ आपको कहे रन, तो शायद आपको सच में भाग जाना चाहिए। ओरेगॉन के जंगल सच में बेहद खूबसूरत हैं। ऊंचे पाइन के पेड़, काई से ढकी जमीन पर धीरे धीरे रेंगती कोहरे की चादर, और बहती नदियां जो जैसे वहां कुछ छुपा हुआ राज फुसफुसाती हैं। लेकिन कभी कभी यही खूबसूरती खतरनाक हो सकती है। मैं शेरिफ डैनियल हूँ। जो कुछ 2017 में कैंप शर्मन ऑरेगन में हुआ, उसने सिर्फ मेरे जंगल को देखने का तरीका ही नहीं बदला, बल्कि ये भी समझा दिया कि जंगल के भीतर और क्या क्या हो सकता है। शुरुआत में चीज़ें मामूली थी। कुछ बच्चों ने कहा था कि उन्हें जंगल में एक वन मानव को देखा है। ज़्यादातर बड़े लोगों ने इसे हल्के में लिया, बच्चों की मनगढ़ंत कहानियां समझकर। लेकिन फिर एक शाम 8 साल का लड़का मेसन जंगल में गायब हो गया। उसके माता पिता ने उसे आखिरी बार देखा था जब वो उनके घर के पीछे पेड़ों की सीमा के पास लगभग शाम के 5:15 बजे खेल रहा था। फिर जैसे ही अंधेरा हुआ, मेसन वहां नहीं था। मैंने तुरंत सर्च पार्टी को इकट्ठा किया, वॉलंटियर्स, K9 डॉग यूनिट्स और हर संभव मदद। लेकिन जंगल ने हमारे साथ सहयोग नहीं किया। कुत्ते जंगल में एक खुली जगह पर पहुंच के वहां से आगे जाने से इनकार कर रहे थे, और पेड़ वो ऐसी भूल भुलैया बना रहे थे जैसे वो भी हमारा रास्ता रोकना चाहते हो। जंगल हमें संकेत दे रहा था, लेकिन ऐसे संकेत जो हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए। कीचड़ में इतने बड़े पैरों के निशान कि कोई इंसान उनके बराबर नहीं हो सकता था। नंगे पैर मिट्टी में गहरे धंसे हुए, उत्तर की ओर पहाड़ी की ओर बढ़ते हुए। मेसन का खिलौना काई से ढके हुए टूटे पेड़ पर रखा हुआ मिला। फिर रात को जंगल में मेसन को ढूंढते हुए हमारे रेडियो से अजीब आवाज़ें आई, कुछ गुर्राने की, तो कभी किसी चीज़ के थपथपाने की, और कभी कभी एक धीमी आवाज़ जो मुश्किल से सुनाई दे रही थी, जो कह रही थी, कम क्लोजर। मैं खुद को ये समझाने की कोशिश करता रहा कि ये कोई शरारती लोग होंगे, लेकिन उस आवाज़ में कुछ था जो मुझे भी डरा रहा था। उसी रात 11 बजे तक सभी सर्च पार्टी के लोग वापस जा चुके थे, लेकिन मुझे उस बच्चे की चिंता ने नींद नहीं आने दी, और मैं रात के 12:30 बजे खुद ही अकेले निकल पड़ा उसे ढूंढने, इस उम्मीद में कि अकेले बिना किसी शोरगुल के मैं उसे अच्छी तरह से ढूंढ सकता हूँ। उस टाइम तक जंगल में कोहरा और भी घना हो चुका था। टॉर्च की रोशनी में सिर्फ कुछ दूर तक ही देखा जा सकता था। फिर भी मैंने हार नहीं मानी और जंगल में और अंदर चला गया। फिर रात के 2 बजे मैं जंगल के घने हिस्से में जा पहुंचा। तभी मुझे सुनाई दी 2 आवाज़ें। मैंने सुना कोई भारी आवाज़ वाला इंसान धीमे धीमे लोरी गा रहा था। मैं उस आवाज़ का पीछा करता गया और एक ऐसा खुला मैदान पाया जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वहाँ मैंने देखा पेड़ों को झुके हुए एक झोपड़ी जैसी आकृति बनाते हुए, ठीक वैसे ही जैसे जंगल के कुछ आदिवासी समुदाय के लोग बनाते हैं। जब मैंने दूर से
उस झोपड़ी के अंदर झांका तो मैंने देखा कुछ वहां बहुत बड़ा सा बैठा था, काले फरों से ढका हुआ, जिसकी आंखें मेरी टॉर्च की रोशनी में चमक रही थी। उसने भी अपनी गर्दन घुमाई और मेरी तरफ देखा, लेकिन उसने हमला नहीं किया। उसने बस मुझे देखा और फिर धीरे धीरे चलते हुए कोहरे में गायब हो गया। फिर शहर लौटकर अगली सुबह मैंने मेसन के कुछ दोस्तों से बात की। उन सब की कहानियां लगभग एक जैसी थी। वो जंगल वाला आदमी हमारा दोस्त है, वो हमें बचाता है, लेकिन उसको जंगल में बड़े लोगों का आना पसंद नहीं। सब बच्चों ने यही कहा। फिर एक बच्चा मेरे पास आकर धीरे से मेरे कानों में बोला, मेसन ने कहा था वो वन मानव के घर को देखने जाएगा, जंगल के अंदर। उन बच्चों की बातें सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। वो वन मानव को सिर्फ मानते नहीं थे, वो उससे मिल भी चुके थे। फिर भी हमने अपनी ओर से खोजबीन जारी रखी और इसी दौरान हमने कुछ ऐसा पाया जिसने हमारी रूह जमा दी। घने जंगल के अंदर काई से भरा हुआ एक गड्ढा मिला, जिसके अंदर हड्डियां थी, बहुत पुरानी। कुछ बच्चों की हड्डियां जानवरों की हड्डियों के साथ मिली हुई, और चारों तरफ बड़े बड़े पैरों के निशान, खिलौने और पत्थरों के छोटे छोटे ढेर, जैसे कोई रिचुअल किया गया हो। फिर डीएनए जांच ने सबसे बुरा सच हमारे सामने ला दिया। वो हड्डियां उन लापता बच्चों की थी जो सालों पहले गायब हुए थे। सच्चाई का पता लगाने की जिद ने मुझे फिर उस जंगल में पहुंचा दिया। इस बार मैं अकेला कैमरा और ऑडियो रिकॉर्डर लेकर जंगल में लौटा। रात के करीब 1:45 बजे जंगल जैसा जिंदा हो उठा। टहनियाँ एक पैटर्न में टूट रही थी, जमीन हल्के हल्के कांप रही थी और मेरे रिकॉर्डर में कई आवाजें एक साथ फुसफुसाईं, रन रन। वो आवाजें एक दूसरे में उलझी हुई थी, जैसे जंगल खुद बोल रहा हो। और फिर मैंने उसे देखा। ऊंचाई 8 फीट से ज्यादा, चौड़े कंधे, पूरे शरीर पर उलझे हुए काले बाल। उसकी आंखें कोहरे के पीछे से चमक रही थी। उसने दहाड़ा नहीं, हमला भी नहीं किया, बस सिर को थोड़ा झुकाया, जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। और फिर बिना कोई आवाज किए धीरे धीरे कोहरे में गायब हो गया। फिर अगले दिन मैं और भी लोगों को लेकर जंगल में वापस लौटा, लेकिन इस बार जहां हमें पहले बच्चों की हड्डियां मिली थी, वो खुली जगह अब गायब थी। वहां पेड़ और झाड़ियां उगाई थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जंगल ने बस सबूत मिटा दिए थे। उस रात मेरे घर के बरामदे पर एक मिट्टी से बना खिलौना रखा मिला, ठीक वैसा ही जैसा मेसन का खिलौना जो जंगल में हमें मिला था, लेकिन उसके आसपास कोई भी पैरों के निशान नहीं थे। बस नीचे मिट्टी पर उंगलियों से लिखा हुआ कुछ दिखा, रन। और फिर मैंने देखा सामने पेड़ों के पास कोहरे में एक परछाई, वही बड़ी सी चौड़े कंधे वाली, बस मुझे देखती हुई। इसके अगले कुछ महीनों में अजीब चीज़ें और हुई। शहर के कुछ बच्चे थोड़ी देर के लिए गायब हो जाते, फिर जब लौटते तो वो हल्की सी मुस्कान के साथ कहते, हम जंगल वाले आदमी के साथ थे। और इसके बाद शहर से कई पालतू जानवर और मवेशी लापता होने लगे, और रात में घरों के आसपास वही बड़े पैरों के निशान दिखने लगे। अब धीरे धीरे लोगों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया, जंगल वाला आदमी अब हमारे घरों तक पहुंच चुका है। मैं फिर भी सतर्क रहा, सबूत ढूंढता रहा, लेकिन शहर वालों ने विश्वास करना छोड़ दिया। और बच्चे, वो अब भी पेड़ों की ओर देखते हैं, पाइन के उस घने जंगल की तरफ, उस साय की तरफ
जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। तब से लेकर आज तक मैं कई रातों को डर के मारे नींद से उठ जाता हूँ, ये सोचकर कि वो वन मानव अब भी मेरे आसपास है। हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि राक्षस और दानव अंधेरी परछाइयों में जन्म लेते हैं, लेकिन कभी कभी वो सन्नाटे से जन्म लेते हैं, अकेलेपन से और अपने ही जैसे आखिरी प्राणी होने से, और अपने चारों तरफ की दुनिया को बर्बाद होते हुए देखने से। मेरा नाम सैरा लैंग है और ये कहानी उस दिन की है जब मैं आखिरी बिगफुट से मिली, जिसका नाम मैंने एल्डर रखा। एक ऐसा प्राणी जो जंगलों से भी पुराना है। वो मुझे कुछ सिखाने आया, कुछ ऐसा जो इंसान कभी नहीं सीख पाते। नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में क्रीसेंट वैली, आबादी सिर्फ 2000, पहाड़ों और विशाल रेडवुड के जंगलों के बीच बसा हुआ। मेरे डैड एक टिम्बर कंपनी में काम करते थे, उन रेडवुड के पेड़ों को काटते जो हजारों सालों से उस जंगल में खड़े थे। वो इसे कहते थे परिवार को पालना, लेकिन मैं इसे कहती थी जंगल का मर्डर करना। हर दिन मैं देखती थी कि पेड़ गिर रहे हैं एक कराह के साथ जो लकड़ी जैसी नहीं होती थी, ऐसे जैसे कोई जिंदा चीज हो जिसकी आवाज पूरी घाटी में गूंजती। रात में जंगल खाली और सुनसान लगने लगता था। उस समय साल 2003 में, तब मैं 11 साल की थी। जंगल की पगडंडियों पर स्केचबुक और बचकानी जिज्ञासा लेकर घूम रही थी, और फिर मैंने पहली बार सुनी गहरी गरजती हुई दहाड़ जो जंगल से आ रही थी। मैं डर के मारे जम गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और फिर मैंने उसे देखा। 9 फीट लंबा, भालू जैसे बालों वाला, मिट्टी में सना हुआ, चमकदार आंखें, गहरी और लगभग इंसानी, सीधे मेरी ओर टिकी हुई। उसके एक हाथ पर गहरा घाव था जिससे अब भी खून निकल रहा था। मुझे नहीं पता कि मैं वहां से क्यों नहीं भागी या चिल्लाई। बस ऐसा समझो, मुझे उसकी आंखें देखकर डर नहीं लगा। मैं बस धीरे से उसके पास गई और उसके हाथ को सहलाते हुए धीरे से बोली, इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। उसने अपना सिर झुकाया धीरे धीरे, मुझे ठीक से देखने के लिए। फिर वो पेड़ों में पीछे हट गया और वहां से चला गया, और मैं दौड़ते हुए घर भागी। सांसें तेज चल रही थी, लेकिन उसका चेहरा मेरे दिमाग से नहीं हटा। इसके अगले कुछ महीनों तक मैं हॉलो क्रीक पर हर रोज लौटती रही। मैं फल, ब्रेड और पानी वहां रख के आती। फिर अगली सुबह मुझे मिलते गिफ्ट्स, अलग अलग कलर के पत्थर, सुंदर रंग बिरंगे चिड़ियों के पंख। हम घंटों क्रीक के किनारे बैठते। मैंने उसे कहा, मैं तुम्हारा नाम एल्डर रखूंगी। वो अंग्रेजी नहीं बोलता था और मैं उसकी भाषा नहीं समझती थी, फिर भी हम बातें करते थे। मैं उसे अपने स्कूल, दोस्तों और अपने सपनों के बारे में बताती। वो सुनता, कभी की आवाज़ निकालता, कभी गड़गड़ाहट जैसी आवाज़ निकालता। मुझे हमारा एक किस्सा बहुत अच्छे से याद है। एक दिन मेरी पेंसिल नीचे गिर गई। उसने उसे उठाया, मेरे हाथों में धीरे से रखा और एक धीमी आवाज़ निकाली, हो जैसी। मैं हंसी और मुझे देखकर वो भी हंसा। अब हमारी दोस्ती और गहरी होती गई। रोज जंगल में जाना और उससे मिलना, ये हमारा रूटीन बन गया। एक लड़की और एक बिगफुट, हंसते हुए, चुप्पी में बातें करते हुए, बिना शब्दों के सब कुछ समझते हुए।
फिर 2005 की गर्मियों तक टिम्बर कंपनी ने जंगल में और गहराई में कदम रखा और जंगल ने प्रतिक्रिया दी। कुछ इलाकों में चेन सॉ काम करना बंद कर देते। मजदूरों ने विशाल पैरों के निशान देखे, 18 से 20 इंच लंबे, और कुछ मजदूर डर के मारे काम छोड़ के भाग गए। एल्डर ये सब देख रहा था, वो सब समझता था। जब भी हम मिलते तो उसकी आंखें मुझे देखती, बिना कोई शब्द कहे, चेतावनी से। वो कहता था जंगल मर रहा है और एल्डर उसका अंतिम रक्षक था। फिर 19 अगस्त 2006 एक कंट्रोल्ड फायर फॉरेस्ट बर्न पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। मैं एक गिरते हुए लकड़ी के पीछे छुपी थी। तभी मैंने उसे देखा। एल्डर आग से झुलसते पेड़ों को पीछे खींच रहा था, पेड़ों को आग से बचाने की कोशिश कर रहा था। फिर आई एक गन शॉट की आवाज़। वो लड़खड़ा गया, गरजता हुआ, जैसे पूरा जंगल चिल्ला रहा हो, और वो उस आग के धुएं में गायब हो गया। अगली सुबह मैं फिर उसी जगह पर गई जहां हम हमेशा मिलते थे। वहां वो पेड़ आधा जला हुआ था। इसके बाद 2007 से 2010 के बीच मैं लगातार उसी जगह जाया करती थी, लेकिन वो कभी नहीं आया। दिन ब दिन जंगल और छोटा होता गया, नदियां काली और गंदी हो गईं। वो जंगल अब कटे हुए पेड़ों का कब्रिस्तान लगने लगा था। फिर भी कभी कभी मुझे लगता कि एल्डर आस पास है। जमीन पर भारी कदमों की आवाज़ें, मेरे लिए रखी गई रंग बिरंगे पत्थरों की ढेर। जंगल मर रहा था, लेकिन एल्डर ये सुनिश्चित कर रहा था कि मैं ये जानूं कि वो अब भी यहाँ है और अब भी उसे मेरी फिक्र है। लेकिन इसके बाद मैं कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर चली गई। फिर 2015 में मैं 21 साल की हो गई जब मैं फिर से वापस आई, इस बार कैमरा हाथ में लिए। जंगल अब लगभग गायब हो चुका था। सिर्फ हॉलो क्रीक के आसपास ही हरा भरा इलाका बचा था। मैंने एल्डर को देखा, एक रेडवुड के नीचे सोता हुआ। उसका शरीर जख्मी था, सांसें भारी थी। मैं उसके पास जाके बैठी। हम बोले नहीं, ज़रूरत भी नहीं थी। उसने अपना विशाल सिर मेरी गोद में रखा। मैंने धीरे से उसके जख्मों को छुआ और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर 2020 टिम्बर कंपनी वापस आया, बचे हुए जंगल को काटने। मैं दौड़ी दौड़ी वहां पहुंची, कैमरा हाथ में लिए, दिल जोरों से धड़कता हुआ। मुझे एल्डर की चिंता हो रही थी, लेकिन जंगल शांत था, अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। उसके बीच हमारा वो पेड़ जहां मैं और एल्डर मिला करते थे, वो जला हुआ पड़ा था और उस पर एक पंजे का निशान था, एल्डर का आखिरी निशान। और उसके नीचे मैंने देखा, काई और राख में आधी दबी पड़ी एक बड़ी सी जांघ की हड्डी। तभी मुझे पता चला, एल्डर ने लड़ाई तब तक लड़ी जब तक बचाने के लिए कुछ नहीं बचा। धीरे से हवा चली, पत्तों की सरसराहट में मुझे उसकी हंसी सुनाई दी, हमारी हंसी। कुछ पल के लिए मैं जंगल की खामोशी में ऐसे खो गई जैसे बाहर की दुनिया मेरे लिए मायने नहीं रखती। अंत में मैं बस यही कहना चाहती हूँ, मॉन्स्टर्स हमेशा जंगल या अंधेरों से नहीं आते। कभी कभी वो इंसानों के रूप में आते हैं। वो बिगफुट हम पर हमला नहीं कर रहा था, वो सिर्फ चेतावनी दे रहा था कि जब जंगल मरता है तो सब कुछ मर जाता है जो उस पर निर्भर है। और ये थी एल्डर और मेरी कहानी।